हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड का जो 24 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है। जी हाँ, मैं दोस्त जो 24 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है, उसके लिए आप लोग देख सकते हो 8 से 1 एससी पेपर कोड का ये एक पेपर सेट है। इसको पूरा का पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। आप समझ सकते हो इससे आपका एकदम बिल्कुल सेम टू सेम डायरेक्ट क्वेश्चन फंसने वाला है 24 फरवरी को हिंदी के पेपर में। यहाँ 3 घंटे 15 मिनट का आप टाइम देख सकते हो। 70 मार्क का आप सब लोग जानते हो पेपर होता है, 30 मार्क का स्कूल लेवल प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। ये सब निर्देश दिए हुए तो इनको मैं छोड़ता हूँ। आप सब लोग जानते हो कि 20 मार्क का आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और 50 मार्क का वर्णनात्मक प्रश्न होगा। 20 जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उनका आंसर ओएमआर शीट पे देना होगा। तो इसको तो आप सब जानते हो। चलो हम लोग सीधे पेपर सेट को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले खंड अ के अंतर्गत यहाँ पे 20 एमसीक्यू हैं, इनको हम लोग करते हैं। देखो ऐसा ही आपको पेपर मिलेगा, तो पेपर मिलते ही आप एक बार पेपर अच्छे से पलट कर देख लेना कि सारी चीज़ें सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी अनुक्रमांक रहो अनुक्रमांक डाल देना। पेपर पे डाला जाता है, जो क्लास में एग्जाम दिला रहे होंगे टीचर वो भी कहेंगे यहाँ पे आपका अनुक्रमांक और नाम लिखने को वो बोलते हैं, तो आप लिख देना। उसके बाद अपना पेपर सॉल्व करना चालू कर देना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो वो क्या है कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है। ओके, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, आपने नाम सुना होगा, अजातशत्रु, ये सब के सब जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित नाटक विधा पे आधारित रचनाएं हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो नाटक, सॉरी माफ करना। ठीक है, हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये नाटक विधा पे आधारित रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। चलो उसके बाद फर्स्ट के बाद सेकंड प्रश्न है कि दीप जले शंख बजे के लेखक है। ओके, दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखित निबंध विधा पे आधारित रचना है। इसका मतलब विधा भी याद रखना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रचना है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और इसकी विधा पूछे तो निबंध। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, थर्ड नंबर प्रश्न है कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक है। ओके, शुक्लोत्तर युग के लेखक का हमें नाम बताना है इस वीडियो में। देखो वीडियो में कह रहा हूँ इस प्रश्न में, देखो हम लोग का मतलब आपके सिलेबस के अनुसार क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में ना 2 ही युग से प्रश्न पूछेगा। एक आपका शुक्ल युग, ठीक है, एक आपका शुक्ल युग जिसको आप क्षयवादी युग भी बोलते हो, जिसकी समय सीमा 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। और उसके बाद 1938 से 1900, इसकी अगर मैं समय सीमा की बात करूं तो 1938 से 1947 तक लगभग मानी जाती है। ठीक है, शुक्लोत्तर युग की, जिसको स्वातंत्रोत्तर युग भी बोलते हैं। और शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं इसमें, तो आप लोग देखोगे तो आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है उपेंद्रनाथ अस्क। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। देखो आप नेट गूगल पे सर्च करोगे तो मन्नू भंडारी आपको आंसर मिलेगा, लेकिन ये गलत है। मन्नू भंडारी नहीं होगा, ये तो मतलब हमारा मतलब 1947 के बाद की मतलब लेखिका है, क्योंकि देखो इनका जन्म ही आई थिंक 1931 में हुआ था। तो 1938 में मतलब मात्र 5-6 वर्ष की अवस्था में कैसे मतलब लिखना प्रारंभ कर देंगी। ठीक है, मतलब लिखना तो प्रारंभ कर देंगी लेकिन क ख ग घ लिखेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं लिख पाएंगी। तो ये गलत हो जाएगा, ये उपेंद्रनाथ अस्क सही होगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 के बाद प्रश्न संख्या 4। 1 मिनट में इधर आ जाता हूं। ठीक है, ओके, इधर देखो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। आप लोग देख सकते हो हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है पानी के प्रचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा के। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ बाणभट्ट की आत्मकथा, और ये काफी इंपॉर्टेंट रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसकी विधा भी किसी ना किसी आपके पेपर सेट में पूछेगा, क्योंकि इसकी विधा जानते हो उपन्यास विधा है। इसकी विधा क्या है? यह उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। और नाम में यहाँ आत्मकथा है तो लड़के समझेंगे कि आत्मकथा, लेकिन आत्मकथा विधा की नहीं रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। और किसकी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। बाकी ये देखो पानी के प्राचीर की, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उपन्यास विधा पे आधारित रचना है राम दरस मिश्र की, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये आपका बंटी काफी इंपॉर्टेंट है, आपका बंटी काफी इंपॉर्टेंट है। ये अभी मैंने जो बताया मन्नू भंडारी जी, ठीक है, मन्नू भंडारी ये लेखिका है। ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश की। इनका क्या है? उपन्यास विधा पे आधारित रचना है, काफी पॉपुलर रचना है। और ये बूंद और समुद्र ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लो, ये भी उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। और किसकी? तो अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर, आपने नाम सुना होगा। ये भी क्या है? उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। चलो, तो ये भी हो गया। हम लोग आगे चले,
चलो अगला प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न संख्या 5। ठीक, एक मिनट, ये पेन चल नहीं रही है। प्रश्न संख्या 5 ये क्या है? निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ओके, जो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है वो हमें बताना है। अजातशत्रु नाटक है, स्कंदगुप्त चंद्र धुरस्वामिनी ये तो है ही, अंधेर नगरी नाटक विधा है, ये नाटक तो है, लेकिन किसका नाटक है भाई? सॉरी, यहाँ पे ट रहेगा, यहाँ पे क रहेगा। नाटक तो है लेकिन किसका है भाई? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो ये नहीं है। क्लियर। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है। देखो रीतिबद्ध हमें कहा है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, हमें बताना है। बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास या घनानंद। ठीक, तो देखो रीतिकाल है ना, रीतिकाल को काव्यधाराओं के आधार पे, रीति के आधार पे निम्न 3 मतलब पार्ट में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखना। तो हमें रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि का हमें इस प्रश्न में नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो जितने भी मतलब फेमस आपने कवियों के नाम सुना होगा, आप जैसे इसमें तो आपका भिखारी दास भी आएंगे, लेकिन इसके अलावा और भी आपने मतलब फेमस कवियों का नाम, जैसे पद्माकर आपने सुना होगा, भूषण सुना होगा, मतीराम, केशव, इन सभी मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। भूषण जी हो गए आपके, ठीक है, आपके मतीराम हो गए, ठीक, उसके अलावा आपके कौन हो गए भाई? पद्माकर भी हो गए, कवि पद्माकर। ठीक है, चलो उसके अलावा केशव दास भी हो गए, मैं केशव ही साथ में लिख देता हूँ, केशव दास। ठीक है, ये सारे के सारे रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो बिहारी लाल पूछा है, 2 और याद रखना, बिहारी लाल। ठीक है, आप किस मतलब ये किसके हैं? तो ये रीति सिद्ध। ठीक है, ये रीति सिद्ध के प्रसिद्ध आपके कवि हैं। और ये घनानंद और बोधा, ये दोनों के दोनों, जिसमें घनानंद काफी फेमस है, किसके? रीति मुक्त काव्यधारा के, रीति मुक्त काव्यधारा के। तो ये 3 काव्यधाराएं हैं रीतिकालीन को, 3 मतलब काव्यधाराओं में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध में यानी पहला जो है उसमें भिखारी दास, भूषण, मतीराम, पद्माकर, केशव, ये काफी फेमस कवि है, सभी के सभी आ जाते हैं। और रीति सिद्ध में आप एक ही नाम याद रखना, बिहारी लाल। ठीक है, और आप रीति मुक्त में बोधा और घनानंद का याद रखना, बोधा का याद भी नहीं रख सकते हो तो घनानंद का याद रखना, क्योंकि ये फेमस है। ठीक, चलो तो तीनों मैं बता दिया, आगे चलता हूं। अगला प्रश्न है, पद्माभरण के रचयिता है। पद्माभरण के रचयिता पद्माकर हैं, सिंपल। अब देखो ये पद्माकर हो गए या केशव या भूषण, ये तीनों के तीनों रीतिकालीन कवि हैं। और रीतिकालीन के किस काव्यधारा के कवि ये पूछा जाए तो रीतिबद्ध। ठीक है, चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। भाई सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचना राम की शक्ति पूजा। ठीक है, फेमस है, कविता विधा पे आधारित मतलब काव्य विधा पे आधारित रचना है। उसके अलावा कनुप्रिया, सुनहरे सवाल और ठंडा लोहा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों की दोनों जो रचनाएं हैं काव्य विधा पे आधारित रचना है। ठीक है, कनुप्रिया और ठंडा लोहा। और किसकी है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, किसकी है? तो भाई धर्मवीर भारती की है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग याद कर लेना, धर्मवीर भारती जी की ये दोनों की दोनों कविता विधा यानी वही काव्य विधा पे आधारित रचनाएं हैं। सुनहरा सवाल भी कविता है, काव्य विधा पे आधारित रचना है। और किसका है ये भी मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, तो अज्ञेय जी का आपने नाम सुना होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, जिन्होंने भाई वो 1943 में मतलब काव्यों का संग्रह था एक, जिसे मतलब इन्होंने प्रस्तुत किया था। चलो 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 है, प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि का हमें नाम बताना है। ओके, भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत। तो देखो प्रयोगवादी कवि आपके भारत भूषण अग्रवाल हो जाएंगे। देखो जो अज्ञेय जी ने और 6 कवियों ने यानी 7 कवियों ने मिलकर एक जो कविता संग्रह बनाया था 1943 में, जिसका पहला प्रकाशन हुआ था। ठीक है, उन्हीं 7 कवियों से प्रयोगवाद मतलब वहीं से प्रयोगवाद का प्रारंभ होता है। ठीक है, 1943 से ही, तो उसमें ही जो 7 कवि थे उनको ही प्रयोगवाद के कवि माना जाता है। तो उसमें भारत भूषण अग्रवाल थे। ठीक है, तो आप उन 7 कवियों का नाम याद करना चाहते हो तो मुझे याद नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर मतलब याद भी कर सकते हो। उपेंद्र नाथ अस्क हो जाएंगे, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय जी हो जाएंगे, और भी नाम है उसमें, तो आप याद कर सकते हो। बाकी आगे चलता हूँ। प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 है, आंगन के पार द्वार के रचयिता है। भाई आंगन के पार द्वार काफ़ी फेमस रचना है, सब लोग जानते हो भाई कि अज्ञेय जी की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता है, यानी काव्य विधा पे आधारित रचना है।
आगे चलते हैं अगला प्रश्न। अगर और देखो आंगन के पार द्वार ये इतना फेमस इसलिए है क्योंकि आई थिंक 1964 में, मुझे ये एग्जैक्ट सन मुझे मैं नहीं कह सकता कि सही लिख रहा हूँ, लेकिन हाँ आई थिंक 1964 में ही इन्हें इस रचना के लिए यानी आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहाँ पे देखो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि करुण रस का स्थायी भाव। देखो करुण रस का स्थायी भाव आपके एग्जाम में सिलेबस के अनुसार तो करुण रस और हास्य रस ये दो ही रस हैं, ठीक है। लेकिन इस बार मैंने देखा अभी 2024 का जब पेपर हुआ था तो इसमें अस्थाई भाव इन रस के अलावा और आपका एक शांत रस का पूछा था, ठीक है। शांत रस का आई थिंक पूछा था, हाँ शांत रस का ही पूछा था। तो इसलिए चलो मैं जो भी इंपॉर्टेंट रस है सबका अस्थाई भाव बता देता हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर एग्जाम्पल आपका देता है कोई भी तो उसमें हास्य रस और करुण रस का ही देगा, मतलब बड़ी लाइन लिखेगा तो हास्य रस और करुण रस का ही देगा, दूसरा कोई नहीं देगा। लेकिन हाँ अस्थाई भाव 2024 में एक अलग भी पूछ दिया था तो मैं कई सारा बता देता हूँ। देखो जैसे अगर हम लोग का हास्य रस का स्थायी भाव मतलब पूछा जाए तो वो हास्य होगा, या जिसको आप हास भी लिख सकते हो, ये किसका हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा, ठीक है हास। उसके बाद यहाँ पे देखो शोक दिया है तो शोक करुण रस का हो जाएगा। ये दो तो आपके सिलेबस के अनुसार है, ठीक है, लेकिन मैं इनका भी बता देता हूँ क्योंकि इनका भी पूछा जा सकता है। तो देखो क्रोध किस रस का भाई, रौद्र रस का। आपने अगर नाम नहीं सुना है तो पढ़ लो, आई थिंक सुना होगा। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। और यहाँ पे भय दिया है तो भयानक रस होता है, एक भयानक रस होता है उसका स्थायी भाव भय होता है। और एक दो और मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट जिसमें आपका रति आता है। रति किसका स्थायी भाव है तो भाई ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का आप याद कर लेना। उसके बाद एक काफी और इम्पोर्टेंट है उत्साह, उत्साह वीर रस का। आपने नाम सुना होगा वीर रस, नाम क्या सुना होगा, ये तो फेमस ही है वीर रस। उसके बाद संदर्भ व्याख्या में आता है। उसके बाद उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। और एक निर्वेद आप लोग याद कर लो, निर्वेद किसका होता है, ये आपका शांत रस का स्थायी भाव होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो इतने रस श्रृंगार वीर शांत हास्य रौद्र करुण और भयानक, इनके स्थायी भाव याद कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा कितना भी एडवांस पेपर बनेगा तो, ठीक है। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है कि चरण कवल बंदौ हरिराय में प्रयुक्त अलंकार। कितनी बार आपको बता चुका हूँ, इसमें आपका रूपक अलंकार होता है, ठीक है। फेमस काफ़ी पक्ति है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुकी है। 2023 के पेपर सेट में भी किसी न किसी पेपर सेट में आया था, 2024 में भी ये प्रश्न आया था। उसके बाद चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या है यहाँ पे कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है भाई, 24 मात्राएं होती है, ठीक है। यह एक सममात्रिक छंद होता है। प्रश्न संख्या 14 है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत देखो अभ्य यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे कोई शब्द नहीं बचेगा, तो इसका आप संधि विच्छेद कर दो। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अभि प्लस आगत। इसका मतलब कि अभि और आगत से मिलकर अभ्यागत बना है तो यहाँ अभि उपसर्ग हो जाएगा, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 है कि नील कमल यानी नीला है जो कमल, इसमें हमें समास बताना है। तो देखो नीला है जो कमल, यहाँ कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, तीसरा अर्थ निकल जाता तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाता, लेकिन तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है तो यहाँ क्रमधारय समास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द्वंद्व समास आप जानते हो, जैसे माता पिता, ये बीच में हाइफन वाले चिन्ह, माता पिता दिन रात, ठीक है, माता पिता हो गया, या फिर दिन रात, ऐसे शब्दों में आपका द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाचक, जैसे आपका त्रिभुज हो गया। चलो क्लियर। उसके बाद चलो यहाँ पे बहुब्रीहि समास का कोई उदाहरण लिख दूं तो चलो वो नीलकंठ हो गया, यानी नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तीसरे शब्द की तरफ ये जा रहा है तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ योगी शब्द का हमें तद्भव शब्द बताना है, ठीक है, वो जोगी हो जाएगा, युगी नहीं होगा, जोगी नहीं होगा, आपका जोगी हो जाएगा। यहाँ देखो प्रश्न संख्या 17 है कि युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप होगा। ये तो सीधे सीधे आपको डायरेक्ट याद होगा तभी कर पाओगे, आपका तद और युष्मद का आपका रूप याद होना चाहिए, तो इसको देख लेना आप लोग, यहाँ पे त्वयी आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 है कि रचना के आधार पे जो वाक्य है, ठीक है, वाक्य है उसका कितना भेद होता है ये हमें बताना है। तो रचना के आधार पे वाक्य के देखो 3 भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पे अगर कह दे हमें अर्थ के आधार पे तो अर्थ के आधार पे 8, ठीक, ये दोनों याद रखना। ये वाक्य का स्वरूप जो नया टॉपिक जुड़ा है पिछले साल से उससे रिलेटेड प्रश्न है। भाववाच्य में प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, और भाव की प्रधानता कहीं दिया नहीं है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। देखो भाववाच्य में भाव की, कर्तृवाच्य में कर्ता की, कर्ता की, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। यहाँ पे अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द क्या है तो देखो इंद्र, देखो 2 शब्द होते हैं, एक विकारी, ठीक है, और एक अविकारी।
अविकारी, और अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो देखो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, जो शुरू के 4 होते हैं वो विकारी होते हैं, और अब आगे के जो 4 होते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण के आगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, वो 4 क्या होते हैं? अविकारी शब्द। तो जो विकारी शब्द होते हैं उन पे लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, लेकिन अविकारी शब्द पे नहीं पड़ता है। तो देखो इंद्र क्या है, यहाँ पे इंद्र किसी का नाम है तो ये संज्ञा है, संज्ञा में से विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। गाय भाई ये भी संज्ञा है, आपका विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। आप भाई आप एक सर्वनाम शब्द है और ये भी आपका विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। इनका मतलब लिंग वचन कारक के अनुसार मतलब इनका रूप बदल सकता है, लेकिन यथासंभव का नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये आपका अविकारी पद में आ जाएगा, तो ये आपका अविकारी शब्द हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये 20 हम लोग के एमसीक्यू हो गए मेरे भाई। अब तक हमने जो ओएमआर वाले प्रश्न है 20 एमसीक्यू, इनको मैंने करा दिया। लाइट आ गई, चलो अच्छी बात है, आई थिंक अब अच्छा दिख रहा होगा। चलो, तो ये हम लोग के 20 एमसीक्यू हो गए। अब इधर मैं आ जाता हूँ, इन एमसीक्यू के अलावा ये जो वर्णात्मक प्रश्न है इनको भी करा देता हूँ। खंड अ के बाद खंड ब के अंतर्गत जो ये वर्णात्मक प्रश्न है इनको भी मैं सॉल्व करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो इसको थोड़ा मैं डिटेल में सॉल्व नहीं कराऊंगा, उतना डिटेल में मैं अगली वीडियो में इनको डिटेल में सॉल्व करा दूंगा। लेकिन मैं इसको बता देता हूँ कि आपके किस किस चैप्टर से लिए गए हैं, आप इसको पढ़ लेना। आपकी तो भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, मैं एक एक चीज़ें सॉल्व कराऊँ, इस पर आधारित मत रहो, ठीक है। चलो, अब देखो ये देखो, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। कितनी बार आ चुका है, कितनी बार? बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। और ये आपके किस चैप्टर से लिया गया है? तो आपका जो मित्रता वाला चैप्टर है ना, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, उससे ये लिया गया है। तो अब आसानी से इसका संदर्भ व्याख्या कर सकते हो आप लोग, तो आप करते रहना। उपयुक्त गद्यांश का देखो यहाँ संदर्भ मतलब लिखना है, और यहाँ गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है, उसका आंसर देना है, तो इसको पढ़ोगे तो आसानी से उत्तर दोगे, ठीक। अब देखो इसमें ये 6 नंबर का प्रश्न, तीनों प्रश्नों का उत्तर दोगे तो 6 मार्क मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे देखो अथवा का एक प्रश्न है, इसको कर लिए तो इसको करने की जरूरत नहीं, बाकी मैं इसको भी करा देता हूँ, क्योंकि कोई बच्चा ये करेगा, किसी के पेपर सेट में ये आएगा, किसी के पेपर सेट में ये आएगा, तो चलो इसको भी करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे अब जो हम लोग का ये अथवा वाला प्रश्न है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, इसमें दिया है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा, और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इस पंक्ति से, इतनी सी पंक्ति से आप पकड़ सकते हो। यहाँ तक नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ से पकड़ सकते हो कि दूर दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यहाँ से पकड़ सकते हो। ये आपका एक चैप्टर है, क्या लिखूं, क्या लिखूं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका नाम बड़ा है, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, ठीक। उस चैप्टर से ये आपका गद्यांश लिया गया है। तो अब इस गद्यांश का चैप्टर का नाम मैं बता दिया, लेखक का नाम बता दिया, आसानी से संदर्भ लिख दोगे 2 मार्क मिल जाएगा। गद्यांश का जो भी है रेखांकित अंश, इसकी व्याख्या करते रहना, इसका व्याख्या करना आसान होता है, बना बना कर आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया, इसको अच्छे से पढ़ोगे, इसका आंसर दे दोगे तो आपको 6 मार्क मिल जाएगा। तो ये पहले प्रश्न में आपके गद्यांश रहेंगे, सेकंड प्रश्न में 2 आपके पद्यांश रहेंगे, पद्य वाले पार्ट से यहाँ पे रहेगा, और अथवा में कर देखो यहाँ पे एक है। चलो दोनों को बता देता हूँ किस चैप्टर से लिए गए हैं। देखो यहाँ पे, गोरज बिराजे भाल लहई वनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानीरी, तैसी धूरी बांसुरी की मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। अब इसको पढ़ते आना, यहाँ तक पढ़ते आओगे तो यहाँ पे देखो ये आपके कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये थोड़ा पकड़ना थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। मेरे लिए तो भाई कई बार पढ़ चुका हूँ तो मतलब आसानी है। ये आपका रशखान जी आपके मतलब चैप्टर है आपका पद्य में, आई थिंक 3rd वाला आपका चैप्टर है। उसमें देखो 2 सिलेबल है, एक सवय रसखान के सवय, और एक सेकंड वाला आपका कवित, ठीक है। तो उसमें कवित वाला जो आपका सिलेबल है ना, उस वहाँ से ये लिया गया है, ठीक है। तो मैं आपका मान लो ये बता दिया, तो आप आसानी से इसका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखने को बोला है तो संदर्भ लिखते रहना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मतलब पद्य पाठ में संकलित
कविता नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक देखो लेखक नहीं, जिसके रचयिता रसखान है। यहाँ पे रचयिता शब्द यूज करोगे, ये ध्यान रखना, इसमें लेखक शब्द यूज करोगे। ठीक, चलो उसके बाद ये प्रश्न पूछा गया तो आप उत्तर इसका देते रहना, मैं आगे चलता हूँ। अब अथवा में है, देखो यहाँ पे कि फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं, फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद्य, बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। ये जो पंक्तियां हैं, ये जो पंक्तियां हैं, ये आपका अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित है। आपका जो देखो अशोक वाजपेयी जी द्वारा लिखित है, आपका अशोक वाजपेयी जी द्वारा लिखित है। आपका देखो अशोक वाजपेयी द्वारा आपके दो सिलेबल हैं, एक आपका युवा जंगल, ठीक है, युवा जंगल, और उसी में एक आपका सिलेबल है, ठीक है, यानी दो चैप्टर है, भाषा एकमात्र अनंत है, भाषा एकमात्र अनंत है। तो भाषा एकमात्र अनंत शीर्षक से ये लिया गया है, तो आसानी से इसका आप संदर्भ लिख दोगे। अब देखो उपयुक्त कविता के कवि का हमें नाम बताना है, यहाँ पे हमें कवि का नाम बताना है और शीर्षक का नाम, तो आप ऐसे लिख देना कि कवि का नाम अशोक वाजपेयी तथा शीर्षक का नाम भाषा एकमात्र अनंत है, ऐसे लिख देना, आपका इसका 2 मार्क मिल जाएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या करते रहना, यह प्रश्न उत्तर देते रहना, आपका 6 मार्क यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे देखो अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3, आप जानते हो कि हिंदी में आपका एक गद्य पाठ हो गया, पद्य पाठ हो गया, हिंदी में आपका संस्कृत का भी गद्य पाठ है, ठीक है, और पद्य संस्कृत का भी है, यानी जो श्लोक है उनको पद्य बोला जाता है। तो इससे भी आपका संदर्भ और हिंदी अनुवाद का ऑप्शन मतलब एक नहीं 2 प्रश्न रहेगा, उनमें से एक प्रश्न आपको करना रहेगा, 5 मार्क का रहेगा। तो चलो इसको भी मैं कर देता हूँ। जब देखो वाराणसी प्राचीन गेहे गेहे, वाराणसी चैप्टर से ये लिया गया है, सिंपल है, तो इसका आप आसानी से संदर्भ लिख दोगे। अब देखो इसमें संदर्भ लिखते समय लेखक या कवि का नाम नहीं लिखना होता है, देखो कैसे लिखोगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, बस इतना आप लिख दोगे, आपका 2 मार्क मिल जाएगा। और इसका हिंदी अनुवाद जो भी है लिख दोगे, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। तो इसका हिंदी अनुवाद काफ़ी आसान है, आप करते रहना, नहीं आ रहा है तो आप अपनी बुक से देख कर इसको समझ लेना। उसके बाद ये देखो इसको नहीं कर रहे हो तो इसको भी कर सकते हो, अथवा में दिया है, इसको कर लिए तो इसको करने की जरूरत नहीं है। और ये आपका देखो एतस्मिन् काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगत, सिंपल है भाई, प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर से आपका ये लिया गया है, ठीक है, तो इसका भी आप लोग देख लेना। मैं आगे चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 श्लोक रहेंगे, इनमें से किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना रहेगा, जिसका 5 मार्क मिलेगा। जैसे ये देखो, निर्छिर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुष्य चेत, ये आपका मतलब पहला आपका श्लोक है। उसके बाद ये देखो दूसरा आप श्लोक यहाँ पे देख सकते हो, यह क्या है, दाक्षम एकम पदम धर्म्य दानम एक पदम यशा। ये देखो ये ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला आपका ये आपका अंत्योक्ति विलास जो आपका चैप्टर है उससे ये श्लोक लिया गया है, और ये जो श्लोक है आपका जीवन सूत्राणी वाले चैप्टर से लिया गया है। तो इसको आप लिखते रहना, इसका हिंदी अनुवाद आप पढ़ लेना अच्छे से। मैं आगे चलता हूँ। आगे देखो ये अगला 5वां प्रश्न आप जानते हो कि खंडकाव्य संबंधित रहेगा, और खंडकाव्य हर जिले का अलग अलग होता है। इसमें से जो भी आपके जिले में खंडकाव्य आता है बहुत सारा दिया रहेगा, तो इसमें से खोज लेना कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है, कहाँ है। मान लो यहाँ पे कर्ण खंडकाव्य आता है तो कर्ण खंडकाव्य खोज लेना, और इसमें 2 प्रश्न रहेगा, दोनों में से एक का उत्तर देना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसका आपको 3 मार्क मिलेगा। यहाँ पे आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न संख्या 6 रहेगा। प्रश्न संख्या 6 में 2 प्रश्न रहेगा, क और ख। क में लेखकों का जीवन परिचय और ख में आपका कवियों का जीवन परिचय, यानी यहाँ पे आपका जीवन परिचय का 10 मार्क रहेगा। और अब मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि लेखकों के जीवन परिचय में आप जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, रामधारी सिंह दिनकर का, 3 लोगों का याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा। और कवियों में 4 का कम से कम याद करना, तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा और एक किसी और का याद कर लेना, आपकी एग्जाम में फंस ही जाएगा। ठीक, चलो मैं आगे चलता हूँ। अगला 7वां प्रश्न, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ हुए कोई श्लोक आप याद कर लेना, 2 मार्क मिल जाएगा आपको। और इधर जो मैंने श्लोक जो दिखाया 2 थे, आपका संदर्भ हिंदी अनुवाद का, उसको नहीं लिखना है, कोई और लिखना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो उसको आपको लिखना है। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे 8वां प्रश्न दिया है। ये प्रश्न कभी कभी अंत में आपको देगा, कभी कभी शुरू में ही यहाँ पे दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को आपको पत्र लिखना है। तो पत्र लिखने का तरीका मैं कई वीडियो में बताया हूँ, आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे और हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो उसमें मैंने वीडियो बनाया है और बताया हुआ है। बाकी इसको मैं डिटेल में भी सॉल्व करा दूंगा, आपको लिखा कर भी बता दूंगा। चलो, हालांकि यहाँ 2 ठे देता है, लेकिन यहाँ पे एक ही दिया है इस पेपर शीट में, कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद यहाँ प्रश्न संख्या 9 आप देख सकते हो, 4 प्रश्न दिया, इनमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है जिसका आपको 2 मार्क मिलेगा। आरूढ़ी कहा से भाई, आरूढ़ी कौन था? तो भाई ये आरूढ़ी कौन था? तो ये भाई श्वेतकेतु, मतलब ये श्वेतकेतु मतलब ये तो आरूढ़ी कह आसित, आरूढ़ी कौन था ये आई थिंक गलत प्रश्न है कि श्वेतकेतु कह आसित होगा। चलो इसको छोड़ दो, मुझे क्लियर नहीं लग रहा है। बीरह केन पूज्य तो बीरह वीरेण पूज्यते, इसका आंसर दे दो। चंद्रशेखर और स्वनाम की मक्के अपना नाम क्या बोला? आजाद बोला। ठीक, यहाँ पे देखो मैत्री केन वर्धते, मतलब मित्रता किस प्रकार बढ़ती है? तो सुवचनेन, मतलब अच्छे वचनों से। तो कोई भी 2 प्रश्न का आंसर दे दो, आपको 2 मार्क मिल जाएगा। 4 प्रश्नों में से 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। और अंत में ये प्रश्न आप देख सकते हो पूछा गया है, आपका दिए गए टॉपिक पे क्या लिखना है? निबंध लिखना है जिसका आपको 7 मार्क मिलेगा। तो कोई भी एक टॉपिक चूज कर लो, उस पर अच्छे से आप निबंध लिख दो, उसका आपको 7 मार्क मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा पेपर रहा हम लोग का, ये हम लोग का HC कोड का। इसका मैंने पूरा का पूरा मतलब सॉल्यूशन एक तरह से करा दिया। तो इसको आप तैयार कर लेना अच्छे से, आपके एग्जाम में इससे डायरेक्ट देखना क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी इस प्रकार की वीडियो और मैं बना चुका हूँ, आप मतलब प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या चैनल पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को फिर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को भी शेयर करना। तो चलो, थैंक यू।